नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? यस सर, आ जाओ। केस सिनेरियोज मैं आपको करवा रहा हूं जो कुछ महीने पहले सी इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए दिए थे। और ये एमसीक्यूज चाहे आपका सीएस फाइनल है, सीएमए फाइनल है या सीए फाइनल है, सबके लिए लागू होते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है भाई। तो अब चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस या सीएमए, सबके लिए इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, फिर से एक बार याद दिला दूं मैं, ये 30 केस स्टडीज यहां पर दे रखी हैं। मुझे लगता है कि इन 30 में से आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हां, इन 30 के जैसा कोई 31वां पूछा जाएगा। तो आपको जो तैयारी करनी है वो 31वीं केस स्टडी की करनी है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। हां, इनसे हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि आखिरकार केस सिनेरियो होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब एक बड़ा और बिगड़ा हुआ केस सिनेरियो हमारे सामने आता है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, उस पर अप्रोच कैसे लगाते हैं। सिर्फ ताकत से ही कुश्ती नहीं जीती जाती है, आपको दांव लगाना आना चाहिए। तो वो दांव कैसे लगाया जाएगा वही हम सीख रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आकर अब हम बात करते हैं बाबू, 1 से लेकर 5 तक की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं 6 से 10 तक की जो केस स्टडी है यहां पे आपकी कवर कर रहा हूं। आ जाओ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा जी आपका यहां पर करके। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, हमें 3 स्टेप में काम करना है। क्वेश्चन चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू वाला हो, सबसे पहले क्वेश्चन की आराम से समरी बना लीजिए। लेकिन जब समरी बना रहे हैं तो सिर्फ समरी ही बना रहे होंगे, कुछ और नहीं कर रहे होंगे। ना तो इसके पीछे का लॉ सोच रहे होंगे और ना ही हम इसमें कोई कंक्लूजन दे रहे होंगे। और वैसे भी कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जब खाना खा रहे हो तो आपका पूरा फोकस खाना खाने पर ही होना चाहिए, ना कि पढ़ाई पर। मूवी देख रहे हो तो पूरा फोकस मूवी में ही होना चाहिए, और पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा फोकस पढ़ाई पर ही आपका होना चाहिए। और जब समरी बना रहे हो तो पूरा फोकस आपका समरी पर ही होना चाहिए, आपका ध्यान कहीं और नहीं बटना चाहिए। एक पाइप में होकर पानी जा रहा है और उसमें 4 छेद कर दिए जाएं तो पानी 4 दिशाओं में बट जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक ही होल होता है तो एक ही होल से बाहर निकलता तो पूरे प्रेशर और शानदार तरीके से पानी बाहर निकल कर जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को सिर्फ एक ही दिशा में कार्यरत करें। सबसे पहले समरी पर, फिर लीगल पोजीशन, एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन पर आप उसे केंद्रित करके चलेंगे। ठीक है? यस सर। तो भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है और मैं इसके हाथ क्या समरी बनाता चलूंगा, बाकी काम सारा आपको करना होगा। गोपी नारायण एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है और गोपी नारायण है, पार्टनरशिप फर्म है एडवोकेट की और महाराष्ट्र में है। चुपचाप लिखते चले जाओ पूरी मस्ती और एंजॉयमेंट के साथ में, क्योंकि समरी बनाने में कोई दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है। जो है उसको छोटा करके लिख दो ताकि एट ए ग्लांस हम चीजों को देख पाएं। फिर देखो बड़े से बड़ा क्वेश्चन कैसे आपके कदमों में आकर गिरता है, इस दाव को लगाना सीख जाओ जी। इन द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने में फर्म हैज सप्लाइड सर्विसेज अमाउंटिंग रुपीज 15 लाख। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड। 15 लाख की सर्विस दी है इन्होंने, ये आ गया यहां पर 15 लाख रुपए की सर्विस दे दी, लीगल सर्विस दे दी यहां पर आकर। उसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। हर्बल पावर प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस दी गई है, रजिस्टर्ड है तेलंगाना में, और इनका रजिस्टर्ड इन तेलंगाना इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 में रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 20 लाख पार हो गया हो तब वो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। सेक्शन 22 का ये होता है। ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, तो इसको सर्विस दी है। प्रोवाइडेड कंसल्टेशन ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एफिडेविट इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए होटल बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक होटल बन रहा है, उस होटल के कंस्ट्रक्शन के संबंध में एक एफिडेविट जाना था, उस एफिडेविट के संबंध में कंसल्टेंसी इन्होंने यहां पर आकर दी है। ठीक है, और चार्ज किया है इसके लिए 50,000 रुपए। हर्बल आ गया, रजिस्टर्ड है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 22 में, एफिडेविट के संबंध में कंसल्टेंसी दी है, होटल लोकेटेड महाराष्ट्र, चार्जेस 50,000 रुपए। जो कीवर्ड्स है वो मैंने यहां पे लिख दी लाके। वेदांता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है गुजरात में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 22 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन था। इसके लिए एक मुकदमा दायर किया है गुजरात हाईकोर्ट के अंदर, जिसके लिए फीस इनकी 2 लाख रुपए की आती है।
2 लाख की फीस ले ली, वेदांता से ले ली गुजरात में, वहां पर एक केस फाइल करने की। सलोनी है, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एंड एज ए सलून सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइडेड इन महाराष्ट्र इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 22, इनका मतलब पिछले साल में सेक्शन 22 के तहत रजिस्ट्रेशन था। सर्विस अमाउंटिंग टू ₹1 lakh was provided in the month of February, for which invoice was issued on 15th of February. सर्विस 1 फरवरी को दी गई, बिलिंग उसकी 15 फरवरी को की गई है, और जो पेमेंट हो रहा है वो 15 तारीख को यहां पर करवाया जा रहा है। ये आगे सारी डिटेल। सलोनी है, रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, 1 लाख रुपए की सर्विस थी। सर्विस की डेट है 1 फरवरी, इनवॉइस डेट है 15 फरवरी, पेमेंट डेट है 5 अप्रैल की, ठीक है। आगे बोलते हैं 1 लाख की सर्विस थी। फर्म हैज चार्ज 10,000 एज पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, पेनल्टी लगी है, सामने वाली पार्टी ने लेट पेमेंट किया था, लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी जाती है। सेड पेनल्टी इज ऑल्सो पेड बाई 5th of अप्रैल को पेनल्टी का पेमेंट भी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द फर्म हैड पेड 20,000 एज अटेस्टेशन चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पर 20,000 रुपए का इन्होंने पैसा दे दिया है, और विच वर रिम्बर्स्ड बाय द क्लाइंट इन द मंथ ऑफ फरवरी, जो कि फरवरी के महीने में ही क्लाइंट ने रिम्बर्स कर दिया था। तो पेनल्टी ये आ गई जिसका पेमेंट 5 अप्रैल को था। अटेस्टेशन चार्जेस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट हैं जिनका रिम्बर्समेंट 20,000 रुपए का यहां पे करवा दिया गया है। तो जो जैसा है मैंने उसको वैसा लिख दिया है, मैंने कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया और ना ही कोई किसी प्रकार का दिमाग यहां पर चलाया है। नोट कहता है टर्नओवर ऑफ गोपी नारायण एंड कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज ₹50 लाख। इनका गोपी नारायण का पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख का था, यहां पर ये आ गया, सही जगह पर प्लेस कर दिया मैंने। एंड फर्म एंगेज्ड सोनली इन प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एंड इट डज नॉट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें नहीं कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वेरी गुड। हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये जो था सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन, तो ये तभी होता है, 2 तरह से रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब समरी के बाद दूसरे लीगल फेज में आ गए हम, कुछ चीजों का मतलब समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होता है सेक्शन नंबर 22 में होता है या सेक्शन नंबर 24 में होता है। 22 में तब होता है जब हम थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर जाते हैं। सेक्शन 24 के अंदर हमारे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं। तो यहां पर ये अपनी बात आ जाती है। दूसरा, जो लीगल सर्विसेज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं भाई, इसमें आपकी एडवाइस होगी, कंसल्टेंसी होगी, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज हो गई या असिस्टेंस वाली सर्विस हो गई, जैसे किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर देना, एफिडेविट बनवा देना, है ना, या ईमेल ड्राफ्ट करना, ये सभी आपकी सपोर्टिव या आपकी असिस्ट करने वाली सर्विस में काउंट की जाती हैं। तो यहां पर जितनी भी सर्विस की बात की जा रही है ऑल आर लीगल सर्विसेज, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देख लें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं हमसे। हाँ जी, पूछ लीजिए। वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड टू वेदांता प्राइवेट लिमिटेड इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, प्रोवाइडेड टू वेदांता को जो सर्विस दी है क्या ये जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, इफ नॉट तो टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज और नॉट। तो पहले देखते हैं वेदांता के संबंध में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें आपका क्या स्टेटमेंट है। पहले ये छोड़ दो क्वेश्चन क्या है, ये बताओ आप क्या जानते हो उसके बारे में। सर हम ही जानते हैं, देखिए लीगल सर्विस होती है, नो डाउट। दूसरा, ये सप्लाई वगैरह सब कुछ बन जाती है, और इसमें सर एग्जम्पशन आती है एक लीगल सर्विस को लेकर। उसमें बताया जाता है कि अगर कोई एडवोकेट या फर्म ऑफ द एडवोकेट अपनी सर्विसेज देते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, यानी कि नॉन बिजनेस एंटिटी को, तो वहां पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है, एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा, अगर ये सर्विस देते हैं किसी गरीब बिजनेस एंटिटी को, गरीब बिजनेस एंटिटी का मतलब ये हो गया कि वो लाइक बिजनेस एंटिटी तो है लेकिन उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक सीमित था, मतलब पिछले साल में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो गरीब बिजनेस एंटिटी है, वहां पर भी एग्जम्पशन दे दी जाती है। लेकिन अगर सर्विस दी जाती है एक अमीर बिजनेस एंटिटी को, यानी कि वो बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 22 के तहत रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि जिसका पिछले साल में थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करने की वजह से रजिस्ट्रेशन हुआ हो, तो वो यहां पर आपका आ जाता है, ऐसे बोलते हैं, तो वो अपना टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता है। हम अच्छे से जानते हैं लीगल सर्विस जो होती हैं या तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होंगी या फिर आपकी टैक्सेबल होंगी, तो उस पर ऑलवेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। ऐसा हमने आरसीएम के चैप्टर में पढ़कर देखा था, क्योंकि वकीलों से सरकार डरती है। यहां उनसे एनसीएम में जीएसटी सरकार चार्ज कर ही नहीं सकती, तो आरसीएम ही लगाया जा सकता है। लेकिन आरसीएम लगाते समय नियम यह काम करता है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मतलब जीएसटी आप उसी से मांगेंगे जहां से रिकवर किया जा सकता हो। तो जो अमीर बिजनेस एंटिटी है सिर्फ उसी केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती है, और वो भी आरसीएम के अंदर आती है। तो यहां वेदांता अमीर बिजनेस एंटिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर था वो 10-20 या 40 लाख से ऊपर था। इनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के अंदर हो चुका था।
ऐसे करके। तो ये जीएसटी के दायरे में आएंगे और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस पे लगा दिया जाएगा। तो यहां पर क्या क्वेश्चन था, वेदर सर्विस प्रोवाइडेड टू वेदांता इज एग्जेम्प्ट। ना भैया, एग्जेम्प्ट नहीं है। यदि एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर आरसीएम लगेगा। हाँ भाई साहब, आरसीएम लगा दिया जाएगा। तो इसमें सही आंसर आपका डी निकल के आएगा। नो, नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं है। सिंस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, जो कि सेक्शन 22 में जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो एग्जम्पशन ही टैक्सेबल है। फर्दर टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे किया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। व्हाट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई मेड टू सलोनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख एंड पेनल्टी ऑफ रुपीज 10,000। तो यहां पर ये क्या रखवाया जाएगा। अब आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। ध्यान दीजिएगा मालिक, बड़ी बात बता रहा हूं। जब भी आपसे टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछा जाए, यू विल हैव टू चेक एनसीएम लग रहा है या आरसीएम लग रहा है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन इसी के अनुसार चलते हैं। दोनों के अलग अलग दिशाएं होती हैं। तो हमने कहा भाई साहब आरसीएम लग रहा है यहां पर, तो क्योंकि लीगल सर्विस में अगर टैक्स बनता है तो आरसीएम ही लगेगा, एनसीएम तो कभी लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर आरसीएम लगता है। तो आरसीएम के लिए सर्विस का जो फॉर्मूला बोलता है वो क्या है कि भाई साहब पेमेंट की डेट और 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जो है वो आपका यहां पर आ जाता है। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर अगर मैं 1 लाख की आपसे बात करके चलूं, ये जो 1 लाख का अमाउंट था, इसमें जो पेमेंट की डेट आ रही है वो आ रही है भाई साहब यहां पर 5 अप्रैल की, और इनवॉइस से 61वां दिन। अगर मैं 15 फरवरी से काउंटिंग करके चलता हूं 61वें दिन की, तो फरवरी के महीने में आ जाते हैं भाई साहब आपके 15 है ये, 13 दिन, 28 की फरवरी होगी, 13 दिन मेरे यहां पर आ जाते हैं फरवरी में। मार्च में आ गए 31 दिन, तो ये हो गया जी 3, 40, 40, 44, 44 और 61 में से ये घटेगा तो 17, हाँ 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तो 61वां दिन निकल के आएगा, और ये है 5 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर। तो ऐसे करके 5 अप्रैल यहां पर आपका सही सोल्यूशन निकल के आ जाएगा फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जब बात की जाती है लाइक जो आपके एडिशनल अमाउंट्स होते हैं, जो कि इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, एटसेट्रा है, तो इनका टाइम ऑफ सप्लाई कब निकाला जाता है। इनमें हम ये नहीं देखते, क्योंकि आखिरी पॉइंट में आता है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अंदर, सेक्शन 12 हो या 13 हो, गुड्स की बात करें, सर्विस की बात करें, दोनों के लिए समान प्रोविजन है। इसका एनसीएम आरसीएम से ताल्लुकात नहीं होता। इनमें तो बस ये देखते हैं कि जब इनका पेमेंट हुआ है, पेमेंट एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो जाती है, उस समय पर इनका इनका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाता है। तो ये जो 10,000 का अमाउंट पे किया गया था ना, ये आपका था भाई साहब 5 अप्रैल को इसकी पेमेंट करी गई थी, तो इसका भी 5 अप्रैल ही निकल के आएगा। यानी कि 1 लाख का भी 5 अप्रैल और 10,000 का भी 5 अप्रैल, तो 1,10,000 का 5 अप्रैल टाइम ऑफ सप्लाई निकाल कर रखवा दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब आपका यहां पर सी हो जाता है। What shall be the value of supply provided to Miss Saloni in terms of Section 15 of CGST Act? Value of supply क्या होगी सलोनी के केस में अंडर सेक्शन 15 के मुताबिक? सर जी यहां पर देखा जाए ना तो ये निकल के आएगी सेक्शन 15 के मुताबिक। सलोनी वाले केस में क्या क्या हुआ है देखो, 1 लाख तो ये आ जाएगा, 10,000 ये आ जाएगा। अभी जो अटेस्टेशन वाले चार्जेस हैं, ये वैल्यू का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके लिए वैल्यूएशन चैप्टर में रूल नंबर 33 आता है। रूल नंबर 33 के अंदर बात करते हैं प्योर एजेंट की। तो प्योर एजेंट के रूप में रिम्बर्समेंट्स जो होते हैं वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनते, अदरवाइज बन जाते हैं। यानी कि वहां पर प्रोविजन है कि रिम्बर्समेंट अगर आपका प्योर एजेंट में है तो वो आपका एक्सक्लूड रहेगा, अदरवाइज है तो वो आपका इंक्लूड हो जाता है। अब प्योर एजेंट किसे कहते हैं? तो प्योर एजेंट कहे जाने के लिए 2 शर्तों का होना अति आवश्यक होता है। नंबर 1, जो रिइंबर्समेंट हो रहा है वो आपका एक्चुअल बेसिस पर हो रहा हो, और नंबर दूसरी बात ये निकल के आती है कि वो जो खर्चा पानी किया गया है उसका रियलिटी में जो बेनिफिशियरी है वो आपका क्लाइंट होना चाहिए, ना कि आप खुद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो खर्चा किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट किया गया है, उस खर्चे का जो बेनिफिट है, उस खर्चे का जो बेनिफिशियरी है, उस खर्चे का जो लाभ है वो डायरेक्टली उसी पर्सन को मिल रहा है, उसके क्लाइंट को दिया जा रहा है, और यहां पर एक्चुअल बेसिस पर ही रिइंबर्समेंट हो रहा है। बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो 20,000 इज रिइंबर्समेंट अंडर द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट। इसलिए ये आपका एक्सक्लूड रहेगा, ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर जो सेक्शन 15 के मुताबिक वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी भाई साहब
1,10,000 रुपए, ये आपका पेनल्टी वाला जो अटेस्टेशन वाले रिइंबर्समेंट यहां पर आपके शामिल नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन लॉ, इसमें से सही कौन सा है? गोपी नारायण एंड कंपनीज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, क्या इनको कॉम्पोजिशन लेवी मिल जाएगी? चेक कर लो भाई साहब, इनकी कॉम्पोजिशन लेवी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो सर्विस दे रहे हैं, इन्होंने हर्बल वाले को सर्विस दी है, होटल था महाराष्ट्र में लोकेटेड था। अब पहले बताइए, जो कंसल्टेंसी दी गई है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की एफिडेविट उसके संबंध में थी, तो वो तो एक बड़ा रिमोट कनेक्शन वहां पर निकल कर आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो गुजरात वाले के संबंध में दी गई है, ये गुजरात में थे, रजिस्टर्ड भी ये अपने गुजरात में ही थे, वेदांता जो थे, मतलब इंटरस्टेट में भी ये डील अपना कर रहे हैं। और जो इंटरस्टेट में डील करता है उसको कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता है, ना तो गुड्स वाली का और ना ही अपने सर्विस वाली का, कोई कॉम्पोजिशन का लाभ नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है ना भाई साहब, उस वो आपकी ना आपकी एनसीएम के अंदर जो लायबिलिटीज है उस पर मिलती है। मैं अगर मान लो ये सारा का सारा इंट्रास्टेट भी है, लेट सपोज, तो तब भी आपको कॉम्पोजिशन का लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम मिलती है आपकी खुद की जो आउटवर्ड सप्लाई है उसके ऊपर। यहां तो अगर टैक्स लगेगा भी तो वो आरसीए में लगेगा, रेसिपिएंट को जीएसटी भरना है। तो आप कौन सी कॉम्पोजिशन स्कीम लेने की बात कर रहे हो? तो यानी कि ये व्यक्ति यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का अधिकारी नहीं है, बिकॉज ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द पर्सन इज फॉल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ एनी, ठीक है। तो इसमें तो एलिजिबल टू ऑप्ट, नहीं ये गलत है। गोपी नारायण कंपनी नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन अंडर सेक्शन, ये गुड्स फोकस्ड हो गई, रेस्टोरेंट वाली हो गई। और साथ में आपकी ये 2A के अंदर आपकी सर्विस फोकस्ड आती है, इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर, नहीं गलत है, ये इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर, एक ये सही है। तो दूसरा और चौथा आपका सही है, इसका मतलब आपका ये सी वाला पार्ट है ये यहां पर आकर सही हो जाता है, बिकॉज ये किसी भी तरह की कॉम्पोजिशन स्कीम को लेने के लिए हकदार नहीं होता है, ठीक है जी। उसके बाद में आगे आता है आपका अगला प्रश्न, जैन भगवान, चले, यस सर। जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड डील्स in supply of air conditioner ACs. It also undertakes installation of AC at the premises of the client. मतलब AC की सप्लाई भी करते हैं, बेचते भी हैं, AC का इंस्टॉलेशन वगैरह भी करके देते हैं। मान लीजिए आपने AC नहीं खरीदा लेकिन सिर्फ इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो ये करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स में भी डील कर रहे हैं, सर्विस में भी डील कर रहे हैं। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स सॉरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मंथ के लिए कंपनी ने ये डिटेल्स आपको यहां पर प्रोवाइड करा के दी हुई हैं। क्या क्या है सुन लीजिए जरा। तो मैंने इसकी समरी बनाई है यहां पर, ये रहे भाई साहब, जैन भगवान और डील इन एयर कंडीशनर, इसके गुड्स में भी डील कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन की सर्विस में भी ये अपना डील कर रहे होते हैं। अब क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है उनको देख लेते हैं। 2 फरवरी को है सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 10 ACs एट न्यूली एस्टैब्लिश्ड ऑफिस ऑफ राम मोहन एंड एसोसिएट, CA फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर GST इन न्यू दिल्ली। द कंपनी चार्ज्ड 21,000 पर AC फॉर CA फर्म। एक CA फर्म को इन्होंने दिया है, 2 फरवरी को AC बेचा है, CA फर्म जो कि दिल्ली में है 21,000 का AC दिया है और 10 AC इनको बेचे हैं। तो ये इसकी यहां पर समरी आ जाती है। उसके बाद में आगे है 15 फरवरी को सर्विस है ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 15 AC। इस बार गुड सप्लाई नहीं है, इंस्टॉलेशन की सर्विस दी गई है, वरुण को दी गई है, चंडीगढ़ में दी गई है। वरुण एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंपनी ने 2,000 रुपए पर इंस्टॉलेशन के हिसाब से चार्ज किया है। कंपनी इनवॉइस इश्यू करना भूल गई है, इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ है। पेमेंट जो मिल गया था एडवांस में मिल गया था, 13 फरवरी को मिल गया था। सारी डिटेल ये रही, 13 फरवरी को पेमेंट हुई है, 15 फरवरी की ट्रांजैक्शन हुई थी, इंस्टॉलेशन की सर्विस थी, वरुण को दी गई थी, अनरजिस्टर्ड है, 2,000 रुपए पर AC था और इनवॉइस इश्यू नहीं किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये लिखने से ना बड़ा कंफर्ट रहता है और क्वेश्चन कितना भी आड़ा तिरछा पूछ लिया जाए हम आसानी से उसका आंसर कर पाते हैं। 20 फरवरी को रिसीव्ड किया है एडवांस 2 लाख रुपए का फ्रॉम सनशाइन लिमिटेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ AC एट इट्स फैक्ट्री इन बवाना दिल्ली।
ऑन 28 फरवरी द इनवॉइस इज इशूड ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। 28 तारीख को ही बिलिंग कर दी जाती है और क्लाइंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली। तो 28 फरवरी को इनवॉइस और पेमेंट वहीं हुई है, सनशाइन को की गई है जो कि रजिस्टर्ड इन दिल्ली है। 28 फरवरी इंस्टॉलेशन रिसीव्ड एडवांस, ठीक है। द इनवॉइस इश्यूड ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इतना 28 फरवरी, सारे काम 28 फरवरी को हो रहे हैं इसके। पेमेंट भी 28 फरवरी में है। इनवॉइस इश्यूड ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस भी 28 में दी गई है और इसका जो सर्विस दी गई है वो भी 28 तारीख में ही यहां पर दे दी गई है। अच्छा ठीक है जी, कोई नहीं, नहीं 20 फरवरी को रिसीव्ड एडवांस 2 लाख फ्रॉम सनशाइन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसी एट इट्स फैक्ट्री इन भवाना दिल्ली ऑन इतना। अच्छा, रिसीव्ड किया है एडवांस। चलो देखते आगे बढ़ते हैं। द इनवॉइस इज इशूड ऑन द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस दी गई वो 28 फरवरी थी और 20 फरवरी को एडवांस पेमेंट रिसीव हो गया है। इंस्टॉलेशन 28 को था, ये ऐसे करके है जो नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? ये डेट दे रखी है 20 फरवरी। रिसीव्ड एडवांस ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम सनशाइन लिमिटेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसी एट इट्स फैक्ट्री इन भवाना। अच्छा, 28 तारीख को सर्विस दी गई है और 20 तारीख को पेमेंट है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है इसमें। खैर देखते हैं। इनवॉइस एंड कंप्लीशन यहां है और जो पेमेंट है वो 20th को है। अच्छा ठीक है जी। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड प्राइस चार्ज्ड एयर कंडीशनर 20,000 पर पीस के हिसाब से एसी है। सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनर, अच्छा स्टैंडर्ड जो है एसी का वीजा चार्ज करते हैं, इंस्टॉलेशन की सर्विस का 2000 पर इंस्टॉलेशन चार्ज करते हैं और अगर कोई व्यक्ति एसी और इंस्टॉलेशन दोनों मांगता इकट्ठा तो उसको 21,000 पर यहां दे दिया जाता है। अकेला एसी 20 का है, अकेली सर्विस 2 की है, कोई कॉम्बो लेता है तो 21,000 का दे दिया जाता है। एप्लीकेबल जीएसटी के रेट क्या है? रेट चेंज हुआ है दरअसल यहां पर, कब से हुआ है? वो हुआ है 22 तारीख से हो गया है रेट चेंज। तो 22 से पहले की क्या स्थिति है? एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर बिफोर 22 फरवरी 18% और सर्विस पे 5, फिर 12 के यहाँ पर रेट कर दिए गए हैं। तो ये बात भी मैंने डाल दी यहाँ पे। 22 फरवरी से पहले रेट ये थे और 22 फरवरी के बाद जो रेट है वो आपके इस प्रकार से कर दिए गए हैं। ये हो गया एसी का और ये हो गया सर्विस का, ये हो गया एसी का और ये हो गया रेट सर्विस का, ऐसे करके। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि हांगकांग से 100 एसी का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था, लेकिन कंपनीज अनेबल टू डिटरमिन टाइम एंड वैल्यू ऑफ दिस सप्लाई। कुछ इस प्रकार का डेटा यहां पर और दे रखा है। तो कोई कठिन क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है इसके अंदर। व्हाट रेट ऑफ टैक्स should be the company charged on supply to राम मोहन एंड एसोसिएट? राम मोहन से कौन सा रेट अप्लाई करके चलेगी? पहली बात देखिए, यहां पर जो घटना है ये 2 फरवरी की हो रही है, यानी कि पुराने रेट्स पर घटना हो रही है। अब उसके अंदर यहां पर इन्होंने 21,000 की ये डील कर रखी थी, कॉम्बो लिया गया था, एक प्रकार से कंपोजिट सप्लाई थी। तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर हमें देखना होता है कि भाई हमें जो प्रिंसिपल कॉमोडिटी होती है उसके अंदर इसका क्लासिफिकेशन चला जाएगा। सेक्शन 8 के मुताबिक एसी यहां पर प्रिंसिपल कॉमोडिटी है, उसमें क्लासिफिकेशन चला जाएगा और एसी का जो रेट था 22 फरवरी से पहले का यानी 18% का, उसमें इसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो रेट आएगा आपका 18% का रखवा दिया जाएगा। आगे बोलते हैं, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वरुण? वरुण के लिए यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रखवाया जाएगा? घटना 15 फरवरी की यानी 22 फरवरी से पहले की है और इन्होंने सर्विस यहां पर ली है, प्योर सर्विस ली हुई है। अच्छा जी, 13 फरवरी को यहां पर भाई साहब पेमेंट हो गया था, ट्रांजैक्शन 15 फरवरी की थी और पेमेंट हुआ था यहां पर 13 फरवरी को। तो बताइए
क्या होगा? अब सारा काम तो पहले ही हो गया सर, 22 फरवरी से पहले पहले की सारी घटना है, और सर जी इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीशन और पेमेंट, यहां पर सेक्शन नंबर 14 अपना लगाया जाता है CGST एक्ट का, और वो ये कहता है कि कंप्लीशन के साथ इन दोनों में से कोई सा भी आ रहा हो, पेमेंट आ रहा हो या इनवॉइस आ रहा हो, वही रेट आपका प्रिवेल कर जाएगा। तो इनवॉइस भले ही ना आया हो, लेकिन उस 22 फरवरी से पहले कंप्लीशन के दौरान मेरा पेमेंट हो रहा है, तो ये पेमेंट वाली जो डेट है वो आपकी यहां पर बना दी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, और यहीं पर आपका ये रेट भी पुराना रेट ही कंसिडर किया जाएगा। और जो पुराना रेट था बेसिकली इनका, यहां पर सर्विस के संबंध में 5% का, वो 5% के रेट से GST की बात करवा दी जाएगी। ठीक है, अच्छा बोलते हैं सनशाइन लिमिटेड कंटेंडेड दैट GST शुड बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 2% सिंस सप्लाई इज मेड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, एडवाइज वेदर द कंटेंशन ऑफ सनशाइन। वो कह रहा है सनशाइन के संबंध में जो GST का रेट है वो आपका 12% चार्ज होना चाहिए। अब क्या ये बात सही है या नहीं है, ये हमें यहां पर देखना होगा। तो ये है जी अपना यहां पर, तो देखो साहब ये जो कंप्लीशन हो रखा है वो आपका हुआ भाई साहब 28 फरवरी को यहां पर हुआ है, रेट चेंज होने के बाद में। अब आपको ये देखना है कि कंप्लीशन के साथ कौन सी घटना आ रही है, पेमेंट की आ रही है या फिर इनवॉइस की आ रही है। साथ का मतलब ये हो गया कि जैसे यहां पर रेट चेंज हुआ, बैरियर यहां पर आ जाता है, तो जो कंप्लीशन है वो इस फेज में आ रहा है, तो इस फेज में कौन सी दूसरी घटना आ रही है, इनवॉइस की या पेमेंट की। तो यहां पर बता रहे कि भैया इनवॉइस इसके साथ में आ गया है, तो इनवॉइस बहुमत बना गया इसके साथ में, तो इनवॉइस वाली डेट जो होगी यानी कि 28 फरवरी यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई लगेगी और 12% का रेट यहां पर लगा दिया जाएगा। क्योंकि सेक्शन 14 के मुताबिक जब रेट चेंज होता है तो वहां पर हमें कोई एक लेना होता है, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, इनमें से ही कोई एक अपना टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। तो यहां पर 12% का रेट ही लगेगा और जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वो 28 फरवरी यहां पर निकाल के रखवा दिया जाएगा। तो सही जवाब आपका यहां पर बी हो जाता है। आगे बोलते हैं सिंस जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड इज अनेबल टू डिटरमिन द टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन टू बी सप्लाई टू हांगकांग, इट डिसाइडेड टू सीक द एडवांस रूलिंग इन द गिवन केस। जहां पर उनको समस्या आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि चलो एडवांस रूलिंग वालों से पूछ लेते हैं। तो विच वॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इस संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या वो इस संबंध में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई के संबंध में नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक उसके लिए नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है वो स्टेट लेवल पर है आपकी, और स्टेट लेवल वाली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने की पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए के मुताबिक ये बात अपनी कही गई थी, इस कारण से यहां पर ये बात नहीं हो सकती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ बाकी जो काम है लाइक टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, वो सभी तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, जैन भगवान सीक कर सकते हैं एडवांस रूलिंग को आफ्टर सीकिंग एडवांस रूलिंग इफ इट इज एग्रीव्ड, अगर ये दुखी हैं तो with the finding of advance ruling authority it can also file an appeal with the appellate authority for advance ruling। क्या ये अपील भी फाइल कर सकते हैं? अगर उसे संतुष्ट ना हुए तो यस, अपील फाइल कर सकते हैं। यानी कि एडवांस रूलिंग आने के बाद जो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है उसमें डिपार्टमेंट हो या फिर ये जो एप्लीकेंट हो, कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर अपील फाइल कर सकता है। एप्लीकेंट अपील फाइल करेगा तो उसके लिए 10,000 रुपए की उसे फीस भी यहां पर पे करनी होती है। मैंने तो आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रखा है, अपील भी और एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन भी GST पोर्टल से करके दिखा रखी है। अच्छा जी, तो इसमें यही स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 करके। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 मालिक। ब्राइट पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली है और कहते हैं अंडर द एजिस ऑफ ब्राइट माइंड सोसाइटी, एक सोसाइटी के तहत ही आता है, हैज प्रोवाइडेड या रिसीव्ड फॉलोइंग सर्विसेज सप्लाइड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च महीने कहानी बता रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है स्टूडेंट को, टीचर को, अदर स्टाफ को स्कूल से आने जाने के लिए। सच ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड
टू ब्राइट पब्लिक स्कूल बाई अंबाजी ट्रांसपोर्टर। यानी कि सिचुएशन ऐसी है, ब्राइट पब्लिक स्कूल है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं स्टूडेंट को, टीचर को, इसको, और ये ले रहे थे ये सर्विस कहां से? अंबाजी से। वेरी गुड, लिख दिया मैंने। आगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, नहीं ये an amount 1,500 रुपए per month is charged from the students where such service are provided free of cost to teachers and staff being part of an employment contract. Okay, consolidated amount 2 lakh per month is paid to अंबाजी ट्रांसपोर्टर। अंबाजी को दे रहे हैं 2 लाख पर मंथ का, और जो चार्ज लिए जा रहे हैं बच्चों से 1,500 रुपए महीना और टीचर एंड स्टाफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जा रहा है। यानी कि उनका एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिनको सैलरी मिलती है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिखा हुआ कि भाई हम आपसे ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री में अलाउड करके देंगे, वैसी वाली बात यहां पर आ जाती है। उसके बाद बोलते हैं क्या, इट कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th फॉर अपकमिंग एकेडमिक ईयर। इट चार्ज्ड फीस 1,000 एक्सटर्नल स्टूडेंट से एंड नॉमिनल 200 की फीस इंटरनल बच्चों से। कुल 2,000 बच्चे थे, जिसमें 1,000 बाहरी बच्चे और 1,000 इंटरनल बच्चे थे। एंट्रेंस एग्जाम की सर्विस दे रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। बाहरी से लिया 1,000 और जो अपने बच्चे थे खुद के उनसे लिया, ऐसे करके तो 10 लाख और 2 लाख की कलेक्शन, कुल मिलाकर 12 लाख की कनेक्शन इनके पास यहां से आ जाती है। द स्कूल वॉज एन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर क्लास 12th। ठीक है, एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 27th March। A sum of 15,000 was received from the CBSE for hosting the examination in the school premises। तो CBSE से इनको कुछ पैसा मिला है, एग्जाम कंडक्ट कराया था इन्होंने 15,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद में आगे बोलते हैं, ब्राइट पब्लिक स्कूल ऑल्सो प्रोवाइडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज टू इट्स स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट 175, मतलब उसमें खाना पीना रहना सब कुछ इसमें शामिल था। 1,75,000 रुपए की ये अपनी बोर्डिंग स्कूल वाली सर्विस भी यहां पर देकर चल रहे हैं। ये सी निकल के आता है मालिक। तो अब क्या जानते हैं इसके बारे में? भाई देखो, हम ये जानते हैं, मतलब क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें अपना पता होना चाहिए क्या करना है हमें। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है भाई, ये तो सप्लाई ही नहीं बनी क्योंकि फ्री में दिया है, तो यहां जीएसटी नहीं आएगा। जो बच्चों को दी गई है तो एग्जामिशन बोलती है कि भाई सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ जो होगी वो आपकी यहां पर जीएसटी के दायरे से मुक्त रहेगी, तो इस पर जीएसटी नहीं आएगा आपका। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी जो होती है ये भी आपकी जीएसटी से मुक्त होती है। अगर बच्चे अपने हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर बच्चे बाहरी भी हैं तो इसके लिए अलग से स्पेसिफिकली पॉइंट लिखा हुआ है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी भले ही अपने स्टूडेंट से ना हो, बाहरी बच्चों से हो, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो जीएसटी तो आपका इस घटना के ऊपर भी आने वाला नहीं है। सीबीएसई भाई ये भी एक तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसको सर्विस यहां पर दी जा रही है, तो यहां पर भी आपका जीएसटी नहीं आएगा। बोर्डिंग स्कूल की सर्विस के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसमें एक कंपोजिट सप्लाई है, और इस कंपोजिट सप्लाई के अंदर प्रिंसिपल जो सप्लाई वो एजुकेशन की है, और एजुकेशन में क्लासिफाई करते हुए जीएसटी इस पर भी आपका नहीं आएगा। जहां तक सवाल है आपका इस अंबाजी ट्रांसपोर्टर, तो हम जानते हैं टीसीएस, अगर टीसीएस की सर्विस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी जाती है, ये आगे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहां पर आ जाती है मालिक। सीबीएसई भी आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही होती है। ठीक है, अच्छा जी। हालांकि वो कोई जो सर्टिफिकेट वगैरह सारा जो ऑथराइज्ड होकर आता भाई सीबीएसई ही से कंट्रोल करके चलती है, तो लिमिटेड पर्पस के लिए आपके सीबीएसई एजुकेशनल अथॉरिटी में ही आपकी आती है। तो टीसीएस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की हो, केटरिंग की हो, या फिर सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग की सर्विस हो, अगर ये स्कूल को दी जाती है तो जीएसटी इस पर एग्जेम्प्ट होता है। अगर स्कूल की बजाय यहां पर कॉलेज या कोई अदरवाइज होता तो फिर ये आपकी टैक्सेबल हो जाती, लेकिन स्कूल को दी जा रही है तो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो स्कूल के संबंध में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली जा रही हो या दी जा रही हो, दोनों एंड से वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर यहां पर कॉलेज होता तो कॉलेज बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन देगा तो एग्जेम्प्ट होगा, और कॉलेज ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेगा तो वो आपका वहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं कि भाई साहब हो सकता है कि ये आपको एग्जाम के अंदर से कॉलेज बना दे, सारा क्वेश्चन जो करते हो रखे लिखने से कॉलेज बना दे, तो भाई आपको ना इन क्वेश्चन के रट्टे नहीं मारने हैं, ये टेस्टिंग करनी है, अपने प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना, रिहर्सल करना है आपको। ये कहीं आप ये कराओ कि नहीं उस क्वेश्चन मुझे याद है मैंने ऐसे किया था, वो जरा सा यहीं से गेम खेल जाएगा, स्कूल की जगह कॉलेज कर देगा ऐसे वो, और सीन चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है ये रहा, यहां पर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट, टीचर्स एंड स्टाफ वगैरह में। पहला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ 1,500 चार्ज्ड पर स्टूडेंट इज अ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7
ठीक है, एंड जीएसटी इज पेबल ऑन द सेम, नहीं ये गलत है, जीएसटी पेबल नहीं होगा। आधी लाइन सही है, आधी गलत है। फाइनली एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक भी अगर गलत बात आ गई है तो पूरी की पूरी लाइन खत्म हो जाएगी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो दी गई है इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ये बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट तो एक क्यों ना, तो करेक्ट वाला हमें मिल गया है और वी आर फुली कॉन्फिडेंट, तो ऑब्वियस सी बात अगले वाले दोनों गलत ही रहे होंगे। 8 पॉइंट लिखना, पढ़ लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू एंट्रेंस फी चार्ज्ड बाय द ब्राइट पब्लिक स्कूल फ्रॉम द स्टूडेंट्स। क्या है जी? एंट्रेंस फी के संबंध में हमें तो पता है भैया दोनों के दोनों एग्जेम्प्ट होंगी। नो जीएसटी इज लेविएबल ऑन द एंट्रेंस फी चार्ज्ड फ्रॉम इंटरनल स्टूडेंट, हाउएवर जीएसटी इज पेबल बाय द स्कूल ऑन एंट्रेंस एग्जाम। ऐसी की तैसी गलत है ये। जीएसटी इज पेबल ऑन होल ऑफ द, ना नो जीएसटी इज पेबल ऑन द कंसिडरेशन ऑफ 12 लाख, ना 10 पे ना 2 पे, 12 लाख पे कोई जीएसटी नहीं जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्रॉम द स्टूडेंट entrance fee as exempt from GST, however it still qualify to be supply as per the and needs to be reported in the return। हाँ, रिटर्न में देना पड़ेगा। GSTR 1 आपका जाता है, 3 भी जाता है, सबके अंदर ये एग्जेम्प्ट की डिटेल भी आपकी आती है कि आपने कौन कौन सी एग्जेम्प्ट सप्लाई दी है, तो रिटर्न में तो आपको बताना पड़ता ही है। क्यों बताना पड़ेगा जब टैक्स ही नहीं जा रहा? मैं मानता हूं कि टैक्स नहीं जा रहा, बट बताने से लिए पड़ता है बिकॉज आपका इसके करस्पॉन्डिंग जो आईटीसी है उसे रखने का आपको अधिकार नहीं होता है, आपको वो रिवर्स करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट आपसे, अगर आप टैक्सेबल के साथ साथ एग्जेम्प्टेड भी दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे एग्जेम्प्टेड की डिटेल भी मांगकर चलेगी। अच्छा जी, आगे क्या बोलते हैं मालिक? आगे कहते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू ब्राइट पब्लिक स्कूल बीइंग एन एग्जामिनेशन सेंटर। 15,000 के संबंध में सर वो भी एग्जेम्प्ट अपना करवाया जाएगा, तो सही आपका ये वाला है। इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 के तहत ही आपकी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 12/2017 इशू करी गई है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो सेक्शन नंबर 11 के तहत सीबीएसई ट्रीटेड एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लिमिटेड पर्पज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके लिए सर्विस दी है स्कूल ने। इस घटना को हम यहां पर एग्जामिनेशन के दायरे में रखकर चलेंगे। जस्ट लाइक दैट कि सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल बॉडी, ये क्यों एग्जेम्प्ट है? ये इस आधार पर नहीं कि भाई इसने दी है, ये जो है आपकी, सॉरी, ये जो सीबीएसई है ये आपकी एजुकेशनल बॉडी है, तो ये आएगा इस तरह से कि सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंट्रेंस और फाइनल एग्जामिनेशन, तो वो आपकी एग्जामिशन में फॉल कर जाती है, इसलिए ये भी आपका यहां पर एग्जेम्प्ट रहेगा। आगे आता है 8.4, ये जो बोर्डिंग वगैरह के संबंध में जो था, तो 175 पूरा का पूरा जीएसटी से मुक्त हो जाएगा। क्या बोलते हैं पहले पॉइंट पर? इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई एजुकेशन है और इसके चलते 1,75,000 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा बिकॉज सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, ये आपका एग्जामिशन कैटेगरी में आ जाता है। तो चौथे का पहला आंसर सही हो जाता है। 8.5 में बोलते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर, ये भी आपका एग्जाम्प्ट ही रहेगा मालिक। और इसमें क्या बोलते हैं? जीएसटी इज पेबल, नहीं ये पेबल नहीं है। जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर एज प्रोवाइडेड बाय इट डू नॉट क्वालिफाई, नहीं ये सही रीजनिंग नहीं है इसकी। सप्लाई तो वो बनेगी लेकिन एग्जामिशन में फॉल करती है टीसीएस वाली में, तो इसका सही आंसर ये डी वाला है। जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टर एज दे हैव बीन स्पेशली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11, इस कारण से यहां पर जीएसटी की बात नहीं हो रही है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 मालिक। हम जल ग्रहण कर लें? कर लो। हरिमुकुंद हार्डवेयर्स अ पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है। पूरा फोकस आपका एक जगह होना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान एक जगह लगाना सीख लिया तो यही तो मेडिटेशन है कि दिमाग को भटकने न देना। जिस पाइप में होके पानी निकल रहा है उसके छेदों को रोक देना ताकि पूरी फोर्स के साथ पानी निकले जब भी निकले। तो इस मुंह से कुछ भी बोलो जब भी बोलो तो आसपास के जो लोग हैं ना वो आपको सुने कि अगर ये व्यक्ति बोल रहा है तो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, कुछ शानदार ही बोल रहा होगा। इसलिए चुप रहें अधिकतर जगहों पर, लेकिन जहां बोलना
पढ़े आपको तो इतने शानदार तरीके से बोले कि कम शब्दों में पूरी बात निपटा दें। और ये तब संभव है जब आप चीजों पर फोकस करना सीखोगे। करके देखना, आज से करके देखना कि जब तुम खाना खाओ ना तो कोशिश करना कि आपका ध्यान पूर्ण रूप से खाने पर ही हो, उसकी मिठास में आप खो रहे हो, कहीं और ना भटक रहा हो, ये कोशिश करना। आप नहा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान नहाने पर होना चाहिए, है ना। आप पानी पी रहे हो, आपका ध्यान पानी पीने पर होना चाहिए। मस्ती कर रहे हो तो मस्ती पर ध्यान होना चाहिए। फिर ऐसे की तैसे में जान दो आईडीटी को, है ना, उस समय मस्ती करो। मूवी देख रहे हो तो मूवी पे ध्यान होना चाहिए। सो रहे हो तो बस सो ही रहे हो, कुछ और दिमाग में उथल पुथल तूफान नहीं चल रहा है। उस तूफान को शांत करने के लिए डायरी बना लो कि तुम्हें कब क्या कैसे करना है, तो तूफान को वहां शांत कर दीजिए और रिलैक्स होकर सोइए। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो फिर ध्यान मूवी पे, दोस्तों में, यहां वहां बार बार मोबाइल पे भटकना नहीं चाहिए। मोबाइल की बीमारी लग गई है। लॉकडाउन में अधिकतर घर रहे हैं तो बीमारी ने पकड़ लिया है। बार बार बिना बात के मेल चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, फेसबुक, बिना बात के, पता आपको कुछ नहीं करना। बार बार 4 लोग सामने बैठे हैं, बात कर रहे, फिर भी हाथ में मोबाइल ले लिया, बिना बात कुछ करने लग गए। छोड़ो से, थोड़ा सा अवॉइड करो। खाने का व्रत करते हैं ना, हफ्ते में मैं कह रहा हूं या 15 दिन में एक दिन मोबाइल से भी व्रत ले लो। मतलब मोबाइल को आपने ऑन ही नहीं करना, मोबाइल फ्री रहना है। देखना जिंदगी कितनी आसान बनती। तो ये काम करने चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, Harimukundan Hardware, a partnership firm registered under GST in the state of Uttar Pradesh, is engaged in supply of door and window fittings across India. In the month of October, it made the following outward supply. इन्होंने ये सप्लाई करी हुई हैं। नंद किशोर को सप्लाई करी है हरियाणा में, चरणजोत को सप्लाई करी है पंजाब में, राणा सिंह जी को सप्लाई करी है राजस्थान में। वैल्यू बता रखी है, डेट बता रखी है इनवॉइस की, पेमेंट की डेट है, रिमूवल की डेट है। टाइम ऑफ सप्लाई बेस्ड क्वेश्चन लगता है, ठीक है। एक और है शायद इसमें आगे, चौथे नंबर का भूल मत जाना, नंबरिंग कर दूं कहीं भूल ना जाओ। 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन है टेबल में ना। एक है आपका अन्नपुराई हार्डवेयर कर्नाटका, वैल्यू इतनी, ये इतना, ये इतना, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ लिखा है हमने, क्या देखते हैं, लिखा तो होना चाहिए, लिखा ना। हरिमुकुंद हार्डवेयर है, डोर फिटिंग्स वगैरह में अपनी ये सप्लाई करके चल रहे हैं। यूपी में है, पार्टनरशिप फर्म है। आउटवर्ड सप्लाई टेबल में देख लीजिए। अब टेबल में सारी चीजें व्यवस्थित तौर पे समराइज्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो यहां पर टेबल को दोबारा बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेबल से काम चला लेंगे, ठीक है। और क्या बोलता है जी ये, कहता है एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन सप्लाई ऑफ अबव 18%, ठीक है। गुड्स आर जनरली रिसीव्ड बाय द पार्टीज इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, वेयर इट टेक्स 5 days टू रीच कर्नाटका। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर 5 दिन का समय लगता है पहुंचने में कस्टमर के यहां तक, और बाकी इन 3 जगहों पर कस्टमर के यहां पहुंचने में 2 दिन का समय लगता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। हो सकता है कि कहीं के लिए जानकारी रेलिवेंट हो, जो लिखा है मैं तो वो लिख दूंगा यहां पे, ठीक है। हरिमुकुंद हार्डवेयर गिव्स 2% कैश डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस और विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ रिमूवल। एडवांस पैसा मिला है या रिमूवल की डेट से, डेट के 15 दिन के अंदर पैसा मिल गया है तो हम 2% का आपको डिस्काउंट दे देंगे, और उसका हाथ के हाथ क्रेडिट नोट भी इश्यू कर दिया जाएगा जैसे ही आप उसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो अब देखें जरा कि यहां पर कहां पर डिस्काउंट की बात हो जाएगी। तो रिमूवल की डेट को पकड़िए और देखो जो पेमेंट हुआ है, रिमूवल की डेट से पेमेंट को मैच कराइए, कब हुआ है। ये 10 अक्टूबर को थी और ये पेमेंट हो गया आपका 15 अक्टूबर। 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट हो गया है, यस। तो यहां पर ये बंदा 2% के डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद में ये रिमूवल हुआ है 10 अक्टूबर को और पेमेंट हो रही है 10 नवंबर को, तो ये डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। 20 अक्टूबर को रिमूवल हुआ है और 12 अक्टूबर एडवांस में पेमेंट आ चुकी है, ये 2% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल बंदा हो जाएगा। और यहां पर आकर ये 19 अक्टूबर को रिमूवल है, 29 नवंबर को है पेमेंट, तो ये आपका 2% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है बिल्कुल भी। ये बात मैंने लिखी हुई है आपकी यहां पर कि ट्रांजिट में जो समय लगना है वो बता दिया गया, ठीक है। और 2% का डिस्काउंट है अगर इस प्रकार से बात करी जाती है तो। ओके जी, और क्या बोलते हैं सुनिए जरा। और कहते हैं कि टू सप्लाई सच गुड्स इट रिसीव्ड, इन्होंने कुछ सर्विस ली है, सर्विस फ्रॉम लोकल ट्रांसपोर्टर। लोकल मतलब अपने स्टेट का जो ट्रांसपोर्टर था, नेमली
खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर जो कि अनरजिस्टर्ड है, हु रेज्ड कंसोलिडेट इनवॉइस फॉर ₹1 lakh on 22nd October, for which payment was made on 27 December along with payment for the month of November। अच्छा, नवंबर का भी पेमेंट इकट्ठा ही किया था, कोई दिक्कत नहीं है जी। और यहां पर 5% का जीएसटी के रेट लगाने की बात चल रही है, तो 5% का मतलब हो गया कि सीधा सीधा ये आरसीएम के अंदर बात करना चाह रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन इंट्रा है क्योंकि लोकल सप्लायर था, लोकल मतलब ये अगर यूपी का है तो ये भी आपका यूपी का ही था, ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रा थी। तो 2.5%, 5% का रेट आ गया। 5% आते मुझे समझ में आता है कि आरसीएम की पिक्चर यहां पर बन जाती है। और ये सर्विस की वैल्यू बता रखी थी इन्होंने, हाँ 1 लाख की वैल्यू बता रखी थी, 1 लाख की वैल्यू आ गई है। इनवॉइस 22 अक्टूबर को था, पेमेंट इनका 27 अक्टूबर नवंबर की इकट्ठी पेमेंट 27 दिसंबर को यहां पर करवाई जा रही है। तो ये हो गया जी पूरा सीन इसका निकल के ऐसे करके मालिक। अब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जरा उनको देख लेते हैं। क्या बोलता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड टू चरणजोत हार्डवेयर्स एंड फिट। ये चरणजोत के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रखवाया जाएगा? चरणजोत ये रहे जी, इनके संबंध में बताइए टाइम ऑफ सप्लाई। सर गुड्स की बात कर रहे हैं और गुड्स के केस में हम जानते हैं कि पेमेंट की डेट तो आपकी रेलिवेंट नहीं होती जब एनसीएम आपका लगाया जा रहा है। तो वहां बोलेंगे कि देखिए इनवॉइस जिस दिन आपका इश्यू हो जाना चाहिए था, अगर वो टाइम से इश्यू हो गया तो इनवॉइस की डेट, और अगर टाइम से इश्यू नहीं हुआ है तो इनवॉइस इश्यू करने की जो लास्ट डेट होती है वो यहां पर आ जाती है। इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट क्या होती है? सर अगर गुड्स का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल की डेट, तो यहां पर गुड्स का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल की डेट इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस। तो रिमूवल की डेट है बेसिकली इनकी 10 अक्टूबर की। तो क्या 10 अक्टूबर तक आपका इनवॉइस इश्यू हो गया था? नहीं हुआ, 12 अक्टूबर को हुआ है, लेट हुआ है। तो द लास्ट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहां पर 10 अक्टूबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। तो पहले का सही आंसर आपका 10 अक्टूबर यहां पर ये आ जाता है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू राणा सिंह जी। राणा जी का टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर क्या है? ये रहे जी आपके राणा जी। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए देखो इनका 20 अक्टूबर को रिमूवल हुआ है और जो बिलिंग हो रखी है वो 17 अक्टूबर को हो गई है, यानी कि टाइम से बिलिंग यहां पर हो गई है। तो जिस दिन बिलिंग होगी एक्चुअल में इनवॉइस की जो डेट है वही यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा, यानी कि 17 अक्टूबर इसका सही जवाब निकलकर मालिक आ जाएगा। आगे बात करते हैं What is the time of supply in case of service supplied by खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर। खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर के संबंध में टाइम ऑफ सप्लाई चेक करके चलते हैं मालिक। तो ध्यान दीजिए यहां पर आरसीएम लग रहा है और जब आरसीएम लगता है तो कान खड़े हो जाने चाहिए। और यहां पर सर्विस की हम बात करके चल रहे हैं, तो इसमें बोलता है कि भैया पेमेंट की जो डेट थी वो डेट और 61वां दिन विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट की जो डेट आ रही थी वो थी भाई साहब 22 अक्टूबर की यहां निकल के आती है और 61वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अब इनवॉइस डेट से निकाल दो 61वां दिन, 22 अक्टूबर की डेट है तो 31 में से 22 जाएगा तो बचेगा 9 दिन अक्टूबर में हो गए। अक्टूबर के बाद नवंबर में हो गए आपके 30 दिन और ये हो गए 39 ना। 61 के लिए कितने दिन और चाहिए मुझे? 22, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये आगे मेरी ये 61 बन जाएगा। तो ये 61st डे पे बनेगा मेरा 22 दिसंबर की डेट यहां पर आएगी। तो 22 दिसंबर ना, तो नहीं पेमेंट 22 अक्टूबर नहीं था, पेमेंट 27 दिसंबर था। पेमेंट था 27 दिसंबर को और 61वां दिन आ रहा है 22 दिसंबर को, विच एवर इज अर्लियर। तो 22 दिसंबर जो होगा, ध्यान दीजिए टाइम ऑफ सप्लाई का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो अपने आप से ये जरूर पूछ लेना, ओ रुको भाई, ओ रुक जा, ठहर, ये इधर कमर सीधी कर ले यार। तुम कैसे जवान आदमी हो, मतलब यार मतलब लेट जाते हो, तुम्हें कुर्सी पर तुमसे नहीं बैठा जाता है। और अगर बोल दो कि भैया डाइनिंग टेबल वाली कुर्सी बैठ जाओ तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते आप, सोफे पे बैठोगे तुम, वहां भी लंबे हो जाते हो, पता नहीं चलता कि कब लेट गए आप हैं। बेड पे बैठने की आपको आदत है, 10 मिनट तक ठीक रहोगे, उसके बाद फिर हो जाओगे ऐसे ही है। पता नहीं कब लैपटॉप आपके पेट पर आ जाता और आप तकिया लगाकर सो जाते हो। सीधे बैठा करो, कमर सीधे करके बैठा करो, आप सीधे हो एकदम, अभी के अभी सीधे एकदम। और कुर्सी मेज पर बैठा, लैपटॉप को टेबल पे रखा करो, आप कुर्सी पे बैठा करो। कुर्सी मेरे पास में भी देखो, ये रही कुर्सी मेरी, ये देखो। मैं नहीं बैठ सकता क्या? मैं भी बैठ जाऊंगा इसके, मैं बैठ जाऊंगा, मैं नहीं बैठ रहा इसके ऊपर ना, मैं नहीं बैठ रहा इसके ऊपर। आराम नहीं करना है, आराम नहीं करना है। आराम करने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती, मैं बताऊं आपको। इस शरीर को ना रिलैक्स तो दो ही मत,
दिमाग में एक लाइन फिट कर लो, आराम हराम है, बस बात खत्म। जितना इसे पेन दोगे ना, जितना ये बॉडी ना गोल्ड है आपकी, गोल्ड। इसको जितना आप टपाओगे उतना ही निखर के सामने आएगी। फेयर एंड लवली से ना आता गोरापन भैया, खूब लगा ली। मेहनत करने से आता है गोरापन, टपने से आता है गोरापन। तो आराम मत दो इसे, 5 घंटे से ज्यादा मत सुलाओ इसे, 6 घंटे ज्यादा मत सुलाओ इसे। अगर बहुत दिक्कत है तो उठाओ इसे, उठाओ इसे, उठाओ, काम करवाओ इससे। ये भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे, दिमाग भी खुश रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका 22 दिसंबर, यहां पर डेट आपकी निकल कर आ जाएगी। तो ये रही मालिक आपकी यहां पर 22 दिसंबर। कहां है? 22 दिसंबर, ये रहा 22 दिसंबर आपकी यहां पर डेट आ जाएगी। तो ये आपका सही जवाब है। 9.4 क्या बोलता है? व्हाट इज द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी? What is the gross tax liability attributable to outward supply of Harimukund Hardwares for the month of October? अक्टूबर के महीने में इनकी आउटवर्ड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाई ऑफ हरिमुकुंद। तो देखें जरा इनकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी यहां पर कितनी निकल कर आती है। कहां गया? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड पे निकालेंगे भाई हम। तो आउटवर्ड पे जब हम निकालेंगे तो कैसे क्या टेबल देखनी पड़ेगी ना हमें इसकी। तो टेबल में आ जाओ, ये रहा टेबल। तो 5,75,000 इसका भाई साहब आपको करना पड़ेगा, डिस्काउंट चला जाएगा 2% का। तो डिस्काउंट आपको कम, मेरा कैलकुलेटर कौन ले जाता है यहां से? हाँ, तो यहां मैं करता हूं आपके लिए। सुनो, 5,75,000 इंटू 0.98, 5,63,500। ठीक है, दूसरे वाले में नहीं है, वो 325 ही रहेगा। तीसरे वाले में नहीं, 270 ही रहेगा। और लास्ट वाले में है शायद, ये था 375, 2% का बनेगा ना इसमें, 375 नहीं, लास्ट वन का एक हुआ इसमें ना, 270 वाले में, सॉरी 270 वाले में है। 270 इंटू 98, 264,600, 264,600 प्लस हो गया जी आपका 5,63,500, 5,63,500 बाकी प्लस। अब साउथ वाले बच्चे कहते हैं कुछ तो अंग्रेजी में बोल लिया करो। 5,63, 563 नहीं बोल सकते क्या? चलो मैं कोशिश करूंगा। 563, 5,75,000 प्लस आएगा 325 यहां पर आएगा। और उसके बाद में फिर कर्नाटका वाले का जाएगा 375 प्लस 370, भूल चूक लेन देनी भाई साहब। 15,28,100 आ रहा है। 18% का था ना, 0.18, 2,75,058, 2,75,058, 2,75,058, एक ही बात है, छोटा मोटा भूल चूक लेन देनी, तो वो निकल के आ जाता है। तो ये भाई साहब आपका यहां पर निकल कर आ रहा है। नहीं, ये ना पूरा आ गया, 2,75,58 ही आ रहा है। नहीं, भूल चूक क्यों आएगी? ये वाला सही है इसका। ये सर, ये CGST GST, अरे सर ये नहीं जाएगा क्या सर? RCM ना लगेगा क्या इस पे? तो यहां तो इसको भरना है ना। तो ये क्यों निकाला आपने भाई? 1 लाख का 5% आया 5,000 रुपए, है ना। 2,500 CGST, 2,500 SGST। तो सर सही जवाब बेसिकली फिर तो ये होना चाहिए ना, डी होना चाहिए ना सही जवाब। नहीं 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 नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। वो क्या कह रहा है सुनो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाई, वो इनवर्ड की पूछी ना आपसे। जीटीए पे जो टैक्स भर रहे हैं वो आपका इनवर्ड सप्लाई है, और वो आपका इनपुट टैक्स है जिसे आप दे रहे हो। ठीक है, आपका आउटपुट टैक्स आउटवर्ड सप्लाई से जन्म लेता है। केले के पेड़ पर केला लगता है, आम के पेड़ पर आम लगता है। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई से आउटपुट टैक्स जन्म लेता है, इनवर्ड सप्लाई से इनपुट टैक्स जन्म लेता है। और कुछ, द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन अबव सिनेरियो ऑन विच हरिमुकुंद हार्डवेयर इज लाइबल टू पे टैक्स इज।
तो उनकी जो टोटल वैल्यू क्या बनेगी जिस पर कि उन्हें ये टैक्स अपना भरना पड़ेगा। तो भाई साहब अभी तुमने निकाला था ना, कितना निकाला था हमने? तो सर एक ये 15, 28, 100, अभी तो ये तो आउटवर्ड थी, है ना। और सर 1 लाख जो था वो इनवर्ड पे था। तो पूछ क्या रहा है ये? वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये नहीं कह रहा कि आउटवर्ड सप्लाई, अब सप्लाई में इसके दोनों आ गए, इनवर्ड सप्लाई जिस पर आरसीएम लगता है और आउटवर्ड सप्लाई जो एनसीएम के दायरे में आ रही है। तो वो सारा का सारा पूछ रहा है। तो इनके लिए जो वैल्यू आएगी वो 16,28,100 निकल के आएगी, यानी कि 15,28,100 प्लस 1 लाख रुपए, ऐसे करके हमारी बात करा दी जाएगी। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को ठीक से देख लेना, वो पूछ क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या निकल कर आ रही है। 10वां प्रश्न आपकी सेवा में आपके लिए ये रहा, टन टन। अब यहां पर ये क्या बोलते हैं सुनो जरा। ABC Private Limited is a company registered under GST, manufactures product which are used in laboratories। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लैब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये रहे ABC हैं और ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि लैब में इस्तेमाल किया जाता है। कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, located in Lucknow, Uttar Pradesh and sold in various parts of the Uttar Pradesh। लोकली ही बेच रहे हैं, बाहर नहीं बेच रहे हैं। The company also provides repair maintenance services for its product। अच्छा, ये गुड्स में भी डील कर रहे हैं और ये सर्विस में भी डील करते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कारोबार है, इंट्रा में डील करते हैं। ठीक है, लोकल में बेचते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में ही सप्लाई अपनी कर रहे हैं। आगे, द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस। हो गया ये। डिटेल्स दे रखी है, डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, गुड्स का टर्नओवर, सर्विस का टर्नओवर और कुछ इंटरेस्ट की इनकम भी इनकी बनती थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2 करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये पिछले से पिछला फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाता है। वैसे नॉर्मली मुझे पिछले से पिछले फाइनेंशियल ईयर की जरूरत नहीं पड़ती है, खैर डेटा दे रखा, हो सकता है कहीं जरूरत पड़ रही हो मुझे। द कंपनी, तो मैंने लिखा है यहां पे कि भाई मेरा जो डेटा है ये तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का ये रहा डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 1 और 2 के लिए। सी टेबल में देख लेंगे, कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो हमें। तो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है क्योंकि पीछे का डेटा मेरा ये है। ये यहां पर जो डेटा दिया गया हुआ है ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 03 का है। 03 मतलब मेरा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका डेटा ये रहा और पिछले 2 सालों का डेटा और दे रखा है। तो प्रॉपर टेबल बना के दे रखी, तो मैं टेबल कॉपी नहीं कर रहा, मैं अपनी समरी के अंदर बोल दूंगा भैया वहां जाकर देख लेना, डेटा आपको वहां से दिख जाएगा। बोलते हैं आगे, द कंपनी प्रोक्योर्स सर्विसेज ऑफ राम एंटरप्राइजेस, जो कि एक जीटीए है, हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू कस्टमर्स लोकेशन। ठीक है, ठीक है जी। राम एंटरप्राइजेस प्रिपेयर अ रेगुलर कंसाइनमेंट नोट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ बिल्टी वगैरह सारा इश्यू करके चलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रॉपर तरीके से, जो कि राम एंटरप्राइजेस है। अच्छा जी, कंटेनिंग डिटेल ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर, और जो जीएसटी का रेट है वो 5% है, यानी कि आरसीएम लगाया जा रहा है। अच्छा जी, तो ये बात भी लिख दी मैंने यहाँ पे आके। राम एंटरप्राइजेस हैं, जीटीए हैं, यूपी में ही है, बिल्टी विल्टी सब देते हैं और 5% और आरसीएम के अंदर ये फॉल अपना कर रहे हैं, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आगे क्या कहते हैं मालिक, फॉलोइंग डिटेल्स यहां दी जा रही हैं फाइनेंशियल ईयर 3 के लिए, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 10,20,000, जो गुड्स की हम डील कर रहे थे उसमें 10,20,000 की आता निकल के। जो सर्विस की सप्लाई वो 92,550 रुपीज वो आपका यहां पर आ जाता है। एंड उसके बाद जो इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है बेसिकली वो है 5,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट वाली इनकम इनकी 5,000 रुपए यहां पे आ जाती है, जो कि एक एग्जेम्प्टेड इनकम यहां पे रखी जाती है। बट हम ये भी जानते हैं कि आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंटरेस्ट को एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं माना जाता, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग जो आईटीसी होता है वो अलाउड रहता है। खैर आगे, अमाउंट चार्ज्ड फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम राम एंटरप्राइजेस, तो ये अमाउंट चार्ज किया गया है 50,000 रुपए का।
50,000 रुपए इन्होंने यहां पर लिए हैं, राम ने, जीटीए वालों ने इनसे लिए, यानी कि इनके लिए इनवर्ड सप्लाई है ये। अरे यही तो होता है, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, आईटीसी कितना, नेट कितना, ये वही तो पूछ रहा है और करी क्या रहा है जी। रॉ मेटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर स्टेट, 5,26,000 रुपए का रॉ मेटेरियल हमने अदर स्टेट से प्रोक्योर किया है। कुछ बोल रखा है इसके बारे में, आगे चल के बात करेंगे। 526 का है। इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड 7,80,900 रुपए की, 7,80,900 रुपए की इनपुट सर्विस इन्होंने रिसीव यहां पे कर ली है। और क्या बोलते हैं मालिक, फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स भी यहां पर दी गई हैं। रॉ मेटेरियल रिसीव्ड बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो 5वें पॉइंट में दे रखा है, इसमें शामिल है 2/26 की सप्लाई जो आकाश एंटरप्राइजेस से आई थी ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अभिजात एंटरप्राइजेस। आकाश एंटरप्राइजेस हैज इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन उत्तर प्रदेश, वेयर एज अभिजात का जो है प्रिंसिपल प्लेस वो गुजरात में है। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके पास, इन्होंने जो टाई अप किया वो अभी से किया और अभी का टाई अप आकाश से था। आकाश जो है वो बताए गए हैं यूपी के और ये बताए गए हैं गुजरात के, यही है ना, अभी गुजरात के हैं, आकाश यूपी में है और अभी जो है वो गुजरात में, ठीक है। अभी जो है ये आपके भाई साहब गुजरात में है, तो यहां से यहां बिलिंग हुई, यहां से यहां बिलिंग हुई, लेकिन जो डिस्पैच हुआ है वो माल वो ऐसे करके हुआ है और ये 2,26,000 रुपए का माल था। बाकी आपकी नॉर्मली अदर स्टेट से माल आया है, कुल मिलाकर 526 का था, इसमें से 226 का सीन ये था, तो बाकी जो बचा वो 3 लाख का माल अपना अदर स्टेट से इनके पास में आया है, ठीक है। अच्छा जी, सर्विस की बात हो गई, और कुछ बोलते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। अगले बोलता है विधाता। विधाता फाउंडेशन अ चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA of the Income Tax Act 1961, has been set up by the founders of ABC Private Limited for conducting charitable activities in the state of Uttar Pradesh। ABC जो ये थी इनकी यहां पर यूपी में जो इनका, तो इसी ABC के अंदर एक ट्रस्ट सेट किया गया है, नाम है उसका विधाता करके, और इनकम टैक्स की मान्यता भी इसको प्राप्त करा दी गई है। अच्छा जी, द ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेस sessions on yoga and spirituality in Uttar Pradesh and charges participation fee for the same. The total fee collected from the participant 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की योगा फी इन्होंने कलेक्ट कर ली है। बिल्कुल ठीक है जी, आगे चलो। The input service received by the trust during the month 1,25,260 रुपए की, ये कुछ इनपुट सर्विस भी इन्होंने यहां पर प्रोक्योर की है। The trust is also analyzing the proposal of granting rights to ABC Limited to advertise on its premises। यानी कि ये कुछ अदर एक्टिविटीज भी करते हैं। अदर एक्टिविटीज करने का मतलब ये हो गया कि इनका रजिस्ट्रेशन रहा होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई देखी चलता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता सेक्शन 23 के मुताबिक, लेकिन ये कुछ और एक्टिविटीज भी कर रहा है जो कि टैक्सेबल है, तो निश्चित तौर पर इनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना पड़ जाएगा, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर में सारा कुछ ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद में आगे क्या बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का रेट इतना है 18 है और इनवर्ड का 12% है। तो आउटवर्ड पे 12%, इनवर्ड पे, आउटवर्ड पे 18, इनवर्ड पे 12, तो इसको आप ध्यान रख के चलिएगा। ठीक सर जी, कोई दिक्कत वाली बात सर जी यहां पे नहीं है। वेरी गुड। अब आते क्वेश्चंस के ऊपर चले, या 10.1 के अंदर क्या कहता, सुनो मेरी बात। whether the services provided by Ram Enterprises to ABC Limited is chargeable to tax, if yes, who will discharge tax liability। यानी जीटीए के संबंध में बात कर रहा है कि भैया इस पे बताओ आपका स्टेटमेंट क्या है। देखिए राम एंटरप्राइजेस है, 5% कर दे रखा है, तो आरसीएम लगाया जाएगा। आरसीएम के चलते हुए ये निश्चित तौर पर यहां जीएसटी के दायरे में आएगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, और जो एबीसी है इसको रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा, ऐसे करके। तो ये है जी, क्या बोलते हैं, सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स एंड राम एंटरप्राइजेस विल बेयर द टैक्स लायबिलिटी। ना राम नहीं, राम तो प्रोवाइडर है, जीटीए है, ये डिस्चार्ज तो भाई साहब इनको करनी है ना, रेसिपिएंट को, तो ये सही निकलेगा। सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स एंड एबीसी लिमिटेड विल डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी, तो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द सेम। नेक्स्ट वन, आगे बोलते हैं द सर्विस इज एग्जेम्प्ट, नहीं 10.2 पे आते हैं। वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कुड हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1, 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सो एंड सो।
क्या ये सेक्शन 10 के मुताबिक जो गुड्स फोकस्ड आपकी स्कीम आती है, क्या ये उसको ऑप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो उसके लिए कई सारी चीजें देखनी होती हैं कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर क्या है। तो इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर देखिए, तो वो है भाई साहब आपका इमीडिएट प्रीसीडिंग में अगर हम देख के चलेंगे तो वो है 102 का गुड्स का और 90 to 500 का 100 नहीं 100 देख लेते हैं ना वहां पे चल के, जो ये रहा 102 लाख का 102 लाख का गुड्स का है और 9,25,000 का सर्विस का बनता है। इंटरेस्ट वाले को तो इग्नोर करके चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ नहीं देखा है। कंपोजिशन चैप्टर के लिए इंटरेस्ट को आप कंप्लीटली इग्नोर करके चलेंगे। तो इसमें एक बात निकल के आती है कि ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक सीमित है, 150 लाख तक सीमित है, तो आप करंट ईयर में इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, बंदा एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन एक बात का इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट ईयर में ये जो अपनी सर्विसेज देगा, क्योंकि गुड्स फोकस्ड स्कीम के अंदर थोड़ी बहुत सर्विस भी दे सकते हैं। कितनी थोड़ी बहुत? जैसे कि आटे में नमक के बराबर सर्विसेज भी दे सकते हैं। अब नमक की क्या परिभाषा थी? 5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर विच एवर इज हायर, वहां तक कि आप अगर सर्विस देते हो तो यू विल रिमेन एलिजिबल, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे। तो यहां पर हम देख के चलते हैं मालिक कि कितना निकल के आ रहा है साहब जी। साहब ये आपका निकल कर आ रहा है कि 102 और 9 को अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना निकल के आएगा मेरा? अगर 102 और 50 1 2 3 4 5 प्लस इसमें ऐड करेंगे 9,25,000, तो ये आ गया इतना। इसका 10% अगर मैं निकालता हूं भाई साहब तो ये आ जाएगा, भगवान झूठ ना बुलाए, कितना गए? 11,12,000, 11,12,500 और 5 लाख। तो इसका मतलब आप 11,12,500 तक की सर्विसेज करंट ईयर में दे सकते हो। इससे ऊपर दोगे तो यू विल नॉट रिमेन एंटाइटल्ड फॉर द सेम। ठीक है, इतने तक की सर्विस आप दे सकते हो। तो और दूसरा सर क्या ये इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टेड में डील नहीं करता, उसने इशारा पहले ही कर दिया था कि इनकी जो सप्लाई है वो लोकल ही है, दूसरे स्टेट में कोई काम नहीं करते, ना कोई एक्सपोर्ट वैक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करके चलते हैं ये। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं इसके ऑप्शंस पढ़ता हूं क्या लिखता है ये कहता है कि वेदर ये यस, पहला है यस एलिजिबल हो जाएगा, हाउएवर इट कुड हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज अप टू 11,12,500 अंडर कॉम्पोजिशन लेवी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसकी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रहनी चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे के आंसर आपके गलत हैं। 10.3 एज्यूमिंग एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 एंड 2 गुड्स फोकस्ड यानी कि ऑफ CGST एक्ट 2017, what shall be the total GST liability of ABC Limited in the state of Uttar Pradesh for the month of July? जुलाई महीने के लिए इनकी जो लायबिलिटी रहेगी वो यहां पर कितनी रहेगी, वो आपको मालिक बताना है। तो क्या आप इसको बता सकते हैं? हाँ सर जी हम बता सकते हैं। तो चलो जी साहब, चलो बढ़ते इसमें आगे। तो यहां से निकालते हैं इसका, ये रहा जी, जुलाई महीने के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बता रखा है, ये जुलाई का डेटा इनको दिया गया है। तो 10,20,000 और 92,550 रुपीज। तो ये कितना आता है? 10,20,000 रुपीज प्लस 92,550, ये आ जाता है आपका यहां पर 11,12,550। और हम जानते हैं सेक्शन नंबर 10 के मुताबिक द रेट ऑफ GST अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज 0.5% प्लस 0.5%. Is it okay? Total is 1%. Then 1% of this amount will comes to 11,125.5 11,125.5 ये अपना निकल के आता है। वन मोर थिंग, it has RCM liabilities and we know very well the person who has opted for composition scheme and paying GST under reverse charge mechanism, he has not allowed to get the benefit of composite rates on RCM liabilities. So इस बंदे का यहां पर
5% के हिसाब से ही जीएसटी भरना पड़ेगा, जो कि रेगुलर रेट है वो भरना पड़ेगा। जो कंपोजिट रेट होते हैं उनका लाभ सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के लिए लिया जाता है, इसके लिए नहीं लिया जाता। 50,000 का ये बनता था, तो आरसीएम की लायबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो 50,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 5%, इट विल कम्स टू 2500 ये निकल के आएगा। तो अगर मैं इसको और इसको इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये निकल के कितना आता है मेरा 11,125.5 प्लस 2500, इट विल कम्स टू 13,625.5, राउंड ऑफ करेंगे तो 13,626, दिस विल बी द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज, ये रहा आपका सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम। 10.4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ विधाता फाउंडेशन, जो कि ट्रस्ट बनाया हुआ है उसमें कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट साबित होता है जी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट, नहीं आउटसाइड द एम्बिट है, गलत बात है। All the activities of Vidhata Foundation are exempt from GST since it is charitable trust under section 12AA of Income Tax Act। अच्छा, उसके बाद में अब ये सही भी है या नहीं बताऊंगा, इस पे कमेंट करूंगा मैं। फीस चार्ज टू सेशंस ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी आर एग्जेम्प्ट सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच प्रोग्राम इज एडवांसमेंट ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये तीसरा पॉइंट सही लग रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है सर जी। आगे देखना आगे क्या रहा है इसमें, बस 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है आपका 10.4 के अंदर बता रखा है कि करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। तभी तो मैं कह रहा था यार सारे करेक्ट ही लग रहे हैं मुझे तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा है देखो, फिर से पढ़ते हैं एक बार। सर्विसेज ये इनकरेक्ट देखना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी से बाहर नहीं है जब तक कि उनको एग्जेम्प्ट ना किया जाए, दे आर चार्जेबल टू जीएसटी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है वो सर्विस भी होती है, सप्लाई भी होती है, इंटर भी निकालते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ 4 तरह की चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। रेस्ट ऑफ द सप्लाईज मेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट लायबल टू जीएसटी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। फीस चार्ज्ड योगा सेशन स्पिरिचुअलिटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव है इनको एडवांस करना, तो ये स्टेटमेंट भी इनका करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बात कही थी कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ विधाता फाउंडेशन जो है वो आपकी यहां पर एग्जेम्प्ट हैं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो विधाता वाले थे ये क्या कर रहे थे, ये कुछ एक अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज भी कर रहे थे, साथ में कुछ और काम भी कर रहे थे। तो मैंने बताया था ये तो आपका टैक्सेबल रहेगा और इसी के चक्कर में इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। तो ये बात की विधाता की सारी एक्टिविटीज आपकी एग्जेम्प्टेड है, ये सही नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहां पर ये वाला निकल कर आता है। तो कहां गया, तो इसमें यह है आपका इनकरेक्ट वाला, ठीक है। यस सर। आगे आइए 10.5 की बात करते हैं। इसमें बोलता है व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लाई ट्रांजैक्शंस बिटवीन एबीसी लिमिटेड। अच्छा जी, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई या ट्रांजैक्शन बिटवीन एबीसी एंड अभिजात एंड आकाश and Messrs. Akash Enterprises and the nature of the tax leviable thereon। तो देखिए हम अगर इसकी बात करते हैं ना मालिक कि ये यहां से यहां के लिए ट्रांजैक्शन हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और ये जो आगे जा रहा है ये ट्रांजैक्शन 1 बोल देते हैं, इसे ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोल देते हैं हम, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 बिल टू शिप टू मॉडल कही जाती है और ट्रांजैक्शन 1 के लिए 10(1)(b)
अपना अप्लाई करवा दिया जाता है। इसमें बोलते हैं कि देखो ओरिजिन तो इसका यूपी हो जाएगा और जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा यहां पर जो रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड प्लेस होता है वो यहां निकल कर आता है, तो वो गुजरात रखवा दिया जाएगा। पहले वाले के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा, जो आकाश और अभी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। दूसरा, जो अभी और एबीसी के बीच में ट्रांजैक्शन है, इस पर नॉर्मल 10(1)(a) ही अपना लगाया जाता है और उसके अंदर जो डिलीवरी प्लेस है वो आपका यहां पर निकल के आ जाएगा और उसमें आपका यूपी निकल के आएगा। तो ट्रांजैक्शन 1 में गुजरात और ट्रांजैक्शन 2 के अंदर यूपी आपका निकल कर आता है। अब स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांजैक्शन अभिजात एंड आकाश इज द लोकेशन और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अभिजात दैट इज गुजरात। तो पहले वाले में आपका गुजरात आ गया, ठीक है। एंड आईजीएसटी लेविएबल देयर ऑन, बिल्कुल ठीक है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन अभिजात एंड एबीसी इज द लोकेशन ऑफ एबीसी दैट इज उत्तर प्रदेश। और यहां पर भी चूंकि दो अलग अलग स्टेट हैं तो यहां पर भी आपका ये इंटरस्टेट के चलते हुए आईजीएसटी लगवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका यहां पर ये है, 10.5 का ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 10 क्वेश्चन यहां पर आकर मालिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलो मालिक, अब मैं आपसे यहां पर विदा लेता हूं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हम इस कायनात के जितने भी सुख भोगते हैं इस शरीर के माध्यम से, हमारी पहचान है इस शरीर के माध्यम से। एक अगर बीमार शरीर हो तो भले उसको महल में बैठा दिया जाए, करोड़ों की गाड़ी में बैठा दिया जाए, भाई साहब उसका चैन नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति को। वो कहेगा मुझे ठीक कर दीजिए। जब आप कभी बीमार पड़ जाते हो, आपने देखा आपकी हालत कैसी होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, कहीं कोई चैन नहीं लगता। आपने देखा होगा वैक्सीन लगवाई होगी तो वही देख लिया होगा, वैक्सीन लगने के 12-15 घंटे के बाद जो हालत होती है तो उसमें क्या लगता है, कुछ समझ में आता है, कुछ भाता है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में नंबर 1 पर रखना है आपने, बाकी सब काम बाद में। सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ है तो जोशीले विचार दिमाग में आते हैं, हां कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ ठीक है तो दिमाग ठीक रहता है। हेल्थ ठीक है तो हम बाहर से भी और अंदर से भी मजबूत रहते हैं। हेल्थ ठीक है तो हमें डर नहीं लगता, ना फिजिकली ना मेंटली। क्योंकि डरता व्यक्ति कब है, जब समस्या का स्वरूप बड़ा हो और यू आर नॉट कैपेबल टू डू दैट वर्क, तो वो आपको वहां दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब आप मजबूती के साथ खड़े रहोगे तो आप समस्या से कभी डरोगे नहीं, तो आपका भय खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति का भय खत्म हो जाता है वहां से व्यक्ति असल जिंदगी जीनी शुरू करता है। चैलेंज लीजिए मेरे साथ में, सुबह 4 बजे उठने का है। कुछ भी हो जाए मुझे नहीं मतलब, मुझे एक्सक्यूज मत देना कि मेरा ऑफिस ये, मेरा वो, फलाना ढिमका। कैसे करो, कुछ भी करो, लेकिन 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे का चैलेंज स्वीकार कर लो। भाई मेरी बात समझो, तुम कोई बीकॉम की डिग्री लेने के लिए नहीं निकले हो या तुम सीए की डिग्री लेने के लिए निकले हो। आपको अकॉर्डिंगली कीमत चुकानी तो पड़ेगी ना। बिना कीमत चुकाए कैसे, जब तक इस शरीर को पेन हुआ नहीं और सीए बन गए, बेकार है भाई साहब। सीए बन ही नहीं सकता कोई बिना पेन दिए हुए। पेन तो देना पड़ेगा। और अगर आपकी बॉडी पेन फील कर रही है तो आप खुश हो जाना, आप बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहे हो। और अगर आपकी जीवन लाइफ रिलैक्स पूर्ण तरीके से चल रही है तो भैया कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आप कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स कम डाल रहे हो। इसलिए इस शरीर को खूब बलवान बना के रखो, ताकतवर बना के रखो, एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो। 1 घंटा अपने लिए देना है, अपने शरीर के लिए देना, 1 घंटा डेली। कुछ भी हो जाए, इवन जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन भी एग्जाम की प्रायोरिटी से भी पहले शरीर आएगा आपका। इतना कमिटमेंट अपने साथ कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर में हैपन, मैं 1 घंटा अपने आप को जरूर निकाल कर दूंगा। मोदी जी भी देते हैं, क्योंकि आप बोलोगे ना हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सर जी हाँ, तुम ही तो हो, तुमने दुनिया जहां सर पे उठा रखी है। तुम्हारे जैसे और भी बहुत लोग व्यस्त हैं, मैं भी बहुत व्यस्त हूं, मोदी जी भी बहुत व्यस्त हैं। मोदी जी भी 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, अपने लिए निकालते हैं सुबह सुबह। आप भी निकाला करो यार, आप भी किया करो। जितने भी इस दुनिया में सफल व्यक्ति हैं, सबके बीच में कॉमन चीज देख लो, वो ये कि वो अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। क्या इस मशीन में डालना है, क्या नहीं डालना है, वो पता होना चाहिए। गाड़ी का तो पता होता है आपको, हाँ डीजल गाड़ी है तो भैया पेट्रोल ना पड़ जाए हैं, और डीजल भी अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम
वो डलवाते हो। और खाने के लिए भाई पिज्जा तू भी आ जा, बर्गर तू भी आ जा, कोल्ड ड्रिंक तू भी आ जा। ये चटोरी जीभ मरवा के छोड़ेगी। इस चटोरी जीभ को ना कंट्रोल करो, ये बहुत तेज भागती है। इस पे कंट्रोल करो, खाने पीने पे कंट्रोल करो थोड़ा सा ना, और लाइफ को अच्छे से जियो। कभी कभी आप सुबह सुबह उठते हो बड़े लेजी से फील करते हो ना, क्यों करते हो? क्योंकि रात को उल्टा पुल्टा खाया था आपने, इसलिए लेजीनेस आती है। चलो बाकी बातें मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना कहूंगा कि सुबह 4 बजे उठना शुरू करो, और 10 दिन जब आपके पूरे हो जाएं, 4 दिन उठने के कि हाँ सर हम 4 बजे उठना सीख गए हैं, 10 दिन पूरे हो जाए तो मुझे बताना, मैसेज करना मुझे 9810012161 पर। अगला स्टेप बताऊंगा कि आप अपनी हेल्थ को अब और कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, कैसे अपने आप को और एनर्जेटिक बना सकते हो आप, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय। सारे के सारे केस स्टडीज आपको करने हैं अच्छे से, ठीक है।